मैं मंत्री हूँ, मैं अपने अहंकार में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को प्रोटोकॉल, इससे कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। तो ये मेरे स्वभाव में है। ये कोई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर है। हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे, और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा यू वर्सेस मी हो जाता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। शायद ये मीडिया की वजह से हुआ है। ये जो मीडिया ऐसा करेंगी वो समय के आधार पर टिकेगी नहीं। वो क्या करते मालूम है? इसने क्या कहा उसके रिकॉर्ड करते, फिर तुम्हारे घर जाते, उसने ऐसा कहा, तुमको क्या कहना है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कुत्ते राड़ पर आड़ को एक दूसरे से भूखते हैं, वैसा चित्र होने के बाद ये टाले बजाते हैं। राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट पर कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियंस आ चुके हैं, कुछ कांग्रेस और एएपी के पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आए हैं, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, प्रो मोदी के, एंटी मोदी के, पर हर किसी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेड हूँ, जर्नलिज्म ग्रेड नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है और हमने फीडबैक सुना है आपका। आई होप कि आज की पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नितिन गडकरी साहब के साथ आपको अच्छी लगे। जितनी ज़्यादा रॉ मैं इस कॉन्वर्सेशन को बना सकता था मैंने कोशिश करी। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे, आई होप कि आप सीखेंगे, एंड आई होप कि आप हमारे देश के भविष्य के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू ज़्यादा जानेंगे। हम जो भी कर रहे हैं द रणवीर शो पर भारत के भविष्य के लिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए और ग्रो कीजिए नितिन गडकरी साहब के साथ आज के TRS एपिसोड में। जय हिंद। द रणवीर शो में स्वागत है नितिन गडकरी साहब। थैंक यू, आप TRS पे आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। पूछो क्यों? क्या कारण है? क्योंकि आप इंटरनेट पर छा चुके हो। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप उनमें से एक हो। तो थैंक यू सर, आप हमें टाइम दे रहे हो। थैंक यू। क्या आपको ये पता है कि आप इंटरनेट पर छा चुके हो? मुझे नहीं पता। ओके। क्योंकि मेरा लाइफ ही ऐसा रहा कि मैं क्या हो रहा है इसकी कभी चिंता भी नहीं करता और कभी ध्यान भी नहीं देता। जो करना है वो रोज सोचते रहता हूँ, वो करने की बात करते रहता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु इतना कदाचन। बड़ा भी नहीं हूँ मैं, पर ये कॉमन लाइफ का मेरा एक थिंकिंग बन गया कि रोज क्या करना है, क्या प्रायोरिटी है, क्या एजेंडा है, कौन सी चीज़ है जो रुकी हुई है, कौन सी चीज़ को करना है, और करने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं इसका अध्ययन करना चाहिए वैसे मैंने, पर उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। मतलब बेसिकली रिजल्ट्स के बारे में आप सोचते नहीं? नहीं, आप फोकस करते हो प्रोसेस पर। हाँ। ओके। ये मेरा शायद नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि मैं ना रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ, और किए हुए काम के रिजल्ट कितने अच्छे मिले ये मुझे पता नहीं होता, पर जो काम मुझे करना है उससे चिंतित रहता हूँ, और वो काम कैसे पूरा करना है इसके लिए पूरी ताकत लगाकर, हाउ टू गेट इट डन। तो मैं जब मुंबई में था तो बाल ठाकरे जी ने मुझे एक्रिलिक पे लिखकर एक छोटा सा स्लोगन दिया था, उसमें लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैंने वो बात तब से याद रखी है, और आज वही है कि मैं जो सामने है, जो करना है, जो टारगेट्स है, वह हुक और क्रुक कैसे पूरे करूँ, यही मेरे मन की चिंता होती है। कभी कभी जो मैं करता हूँ इससे मुझे रिकग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पर शायद मेरी ये कमी होगी कि उसका मूल्यांकन, उसका ऑडिटिंग, उसका परीक्षण करने के मेरी पर्सनैलिटी में कोई ये नहीं है। आप डूअर हो, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं। आप ओपनिंग बैट्समैन हो? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ। क्या करते थे क्रिकेट में? स्कूल में मैं अच्छा क्रिकेटर था, पर मेरी आदत खराब थी, मैं हर बॉल पर ठोकने की कोशिश करता था, वही मेरा स्वभाव बाद में आगे हो गया। के क्रॉस बैट से खेलता था, कुछ भी खेलता था, पर आया कि ठोको, ये बस बॉल मारनी थी। आपको मालूम है क्रिकेट में कृष्णमाचारी श्रीकांत करके क्रिकेटर ऑफ थे, कोर्स। तो वो मेरे बड़े फेवरेट थे। अच्छा। अभी मुझे मिलते तो मैं उनको याद करता हूँ। वैसे संदीप पाटिल हाँ। मेरा हमारे समय में फारूक इंजीनियर थे,
क्रॉस बैट से खेलते थे, अभी वो मुझे लंदन में मिले, अभी काफ़ी एज हो गया उनका। ओके, तो मुझे वो टेक्निकल क्रिकेट के बजाय आया कि बुत्ता लगाओ 4-6 लगाओ। सहवाग स्टाइल। हाँ, आपको याद होगा एक सलीम दुरानी करके हाँ, क्रिकेटियर थे, हाँ, तो सेंट्रल जोन वर्सेस विदर्भ मैच होती थी, वो राजस्थान से खेलते थे, हनुमंत सिंह, वो मैं मैच देखने के लिए जाता था। वो सलीम दुरानी 40-85 रन निकालते थे, पर जिधर से लोग आवाज़ देते थे उधर सिक्सर मारते थे वो। तो हम उनके ही फेवरेट थे कि भाई आया के मारो। अभी देखते हो आप क्रिकेट? अभी तो नहीं समय मिलता। टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, अब समय नहीं मिलता। ओके। पर वो मैं क्रिकेट का वैसे भी बहुत शौकीन हूँ। जब रेडियो पर कमेंट्री होती थी तो दिन भर सुनता था, अब टीवी शुरू हुआ तब से क्रिकेट देखना कम हो गया। Okay. मेरे एज के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए, पर आप की जो उम्र है, आप वी वुड टर्म यू एज मिडिल एज्ड, आपका शायद सबसे हाई इंटेंसिटी वर्क फेज चल रहा है, करेक्ट? मतलब अब तक का जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, एक वो हिंदी पिक्चर में गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चलो रास्ता। एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरी कहानी ऐसी है, पर एक बात है उसमें जो मेरी कमिटमेंट है, जो मेरा कन्विक्शन है, जो गरीब के प्रति, समाज के प्रति, वो मेरा कार्य, ये मेरा सीरियस एजेंडा होता है। Okay. और मैं हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, सांस्कृतिक महोत्सव मनाता हूँ। हमारे यहाँ मराठी में खासदार, एमपी को सांसद को खासदार बोलते हैं, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 17 दिन करता हूँ। हर दिन 40-50 लोग आते हैं। फिर क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 60,000 प्लेयर खेलते हैं। तो मैं अपने जो कार्य मैंने तय किए हुए रहते, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो मैं करते रहता हूँ। और रात को 7-8 बजे रोज आके, रोज क्या खाना खाना, अब आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास चिंता का विषय अगर कोई एक ही होता है तो रात को 11 बजे 12 बजे मैं सोने के लिए जाता हूँ। तो मेरा शेफ को भी मैंने एक चार्ट बना के दिया, उसमें अलग अलग प्रकार के मेनू रखे हुए हैं। वो बोलता है कल सुबह क्या करना है। तो मेरी चिंता और अध्ययन और प्लानिंग अगर यही होता है कि कल क्या खाना है। जिस प्यार के साथ आप खाने की बातें कर रहे हो, वो प्यार आपके इनर चाइल्ड से निकल के आ रहा है। दो इंसान जब बातें करते हैं एक दूसरे से, स्पेशली पॉडकास्ट पर, ये इंटरव्यू नहीं है सर, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। खाने के साथ हमारी पैशन है। ओके। मैं मजाक में कहता था कि वो लोकमान्य तिलक जी कहते थे ना, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने साल वो जिया है, जी। उसने कितना काम, कैसा काम किया, ये महत्वपूर्ण है। तो मजाक में कहते थे वो कितने साल जिया ये महत्वपूर्ण नहीं, उसने क्या क्या खाया है ये महत्वपूर्ण है। खाओ पियो आनंद से रहो, ओके। ये बेसिक स्वभाव होने के कारण मैं अभी भी, मेरे मित्र रात को आते हैं नागपुर, 10-11 बजे आते। परसों हम आइसक्रीम खाने गए, उसके एक दिन पहले पाव भाजी खाने गए, संतरे की मिठाई, संतरे की मिठाई, सब हम लोग रोज नए ना कुछ। तो हमको एक दिन जो रिपीट होता है दूसरे दिन नहीं चलता। ओके ओके। आप बहुत खुश इंसान हो सर। हाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। कोई अच्छा कहे उसकी चिंता नहीं, बुरा कहे उसकी चिंता नहीं, और मैं अपने हिसाब से अपना लाइफ जीता हूँ। पॉलिटिक्स में एंटर होने से खुशी बढ़ी है कि घटी है? जो सोचते नहीं उसकी खुशी बढ़ती है ना। मतलब देखो, जो भविष्य की चिंता करता है, जिसको चुनाव जीतने के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में चिंता होती है, वो सोचता है। हमें चिंता ही नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं काम करते रहता हूँ। भविष्य की चिंता नहीं करना और वर्तमान काल में भूतकाल के अनुभव के आधार पर खुशी से जीना और काम करते रहना, और अपना खुद का तो देखना ही। देखो, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मुझे भी मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बेटी, इनकी सबकी चिंता है। पर ये चिंता थोड़ी पूरी होने के बाद मैं समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जो असहाय है, दिव्यांग है, जो हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का, खूब सेवा का काम करता हूँ। अभी मेरे 27 मई को मेरे जन्मदिन पे एक वैन लॉन्च हुई, आई कैम्प वाली। अब कल ही मैंने दूसरी वैन लॉन्च हुई, तो उनने 23,000 लोगों की आंखों की जांच की, 950 कैटरेक्ट के ऑपरेशन फुकट कर दिए, 3,000 लोगों को चश्मा लग गया, और करीब 150 लोगों को कान के मशीन लग गए, वो डिजिटल। तो मुझे ऐसे काम, मैंने 500 लोगों को पैर लगा दिए, 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन किए। तो मुझे ये सब काम करने से खुशी होती है, आनंद होता है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब आप पॉलिटिक्स में क्यों हो? देखो, पॉलिटिक्स में क्यों, ये मेरा स्वभाव ही पॉलिटिकल था
पहले से? हाँ, जब बचपन मैं से? विद्यार्थी था, स्टूडेंट लीडर था, तो आरएसएस से मेरा संबंध था और तब से मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैं जब मेरा उससे नुकसान हुआ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जा पाया और मुझे 11th में 52% मार्क मिले क्योंकि मैं क्योंकि मैं एजुकेशन में उस साल ध्यान नहीं दिया और मेरा साइंस में 49.26% है। वाह। तो मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन को डिस्क्वालीफाई हुआ क्योंकि 50% के ऊपर चाहिए। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई, 7वीं अभी मिलने वाली है। मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था क्योंकि मुझे वही है कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तब मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी उस समय, उससे पत्रक निकाल के पहुंचाता था, ये करता था। वो करते करते 75 से 77 इमरजेंसी, फिर जनता पार्टी का चुनाव हो गया, उसमें मैं राजनीति में लग गया। फिर 2 साल के बाद फिर मेरे विचार परिवार में कि जो लोग थे संघ के विधायक, उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में जाओ। तो 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और तब से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स की व्याख्या को रिडिफाइन करना चाहिए। मेरी व्याख्या अलग है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति यानी सत्ता कारण नहीं, पावर पॉलिटिक्स नहीं, एमएलए एमपी बनना या एम्बिशन रखना, मंत्री बनना, ये ऐसा मुझे पसंद नहीं। मेरे को अभी 45 साल से मैं बड़े बड़े पोजीशन पर हूँ। मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मेरे गले में कोई हार डालता नहीं, एयरपोर्ट में कोई नहीं आता लेने के लिए। अब मैं Z+ में हूँ तो 40-50 पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं वैसे जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ राजनीति में समाज कारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सामाजिक काम, मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। तो मेरी अपनी पैशन है और मुझे चिंता भी नहीं। पत्रकारों की चिंता नहीं, कौन लिखता और क्या नहीं लिखता इसकी चिंता नहीं। जनता की मेरे ऊपर मेरी कमिटमेंट है, पर चिंता नहीं है। वोट देगा उसका वाला, नहीं देगा उसका वाला। ओके। जो मैंने पहले कहा कि आप इंटरनेट आइकॉन हो, लोग आपके बारे में ये सब चीज़ें जानते हैं। पता है क्यों? जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 9 सालों में, हर कोई जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है 2 लोग को थैंक यू कहता है, मोदी जी और आपको। सब लोग ये जानते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मिनिस्ट्री और हमारे जनरेशन का एक वर्ड है हसल। हसल जानते हो? मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत को हम हसल कहते हैं। मेरे मन में है। आप मुंबई से हो इसलिए आपको बताता हूँ। मेरे पास 5 करोड़ थे, मैं मंत्री था और मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स मैंने बनाए थे। अब तो मैं अनुकूल स्थिति में, तो प्रतिकूल स्थिति थी। तब BOT मैंने लाया था, पैसे नहीं थे, मार्केट से पैसे लाने थे, तो वो मेरी परीक्षा थी। और वो सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए और उसी के कारण मुझे नाम मिला। जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, सॉरी मैं अभी खुल के बात कर रहा हूँ एकदम, क्योंकि आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिशियंस भी आए हैं, AAP के पॉलिटिशियंस भी आए हैं शो पर, उन्होंने भी आपकी तारीफ करी है। आतिशी जी आई थी और मिलिंद देवरा आए थे, हर कोई आपकी तारीफ करता है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आए हैं सारे साइड से, प्रो मोदी कमेंटेटर्स, एंटी मोदी कमेंटेटर्स, हर कोई आपकी तारीफ करता है। जब मैंने इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया तब मैंने एंटी मोदी लोगों से भी बात करी, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। पर आपसे ये सवाल पूछना है सबको कि आपने ये परफॉर्मिंग पॉलिटिशियन का टर्म कैसे अपनाया? हर कोई आपको देखकर ये कहता है कि हाँ इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो एग्जैक्टली वो रिजल्ट को ब्रेक डाउन कीजिए, कैसे पाया? देखो, लोग जो कोई भी किसी भी फील्ड में होते हैं, जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं जी, तो लोग प्लानिंग करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर ये करो वो करो। मेरा पूरा लाइफ इनडिसिप्लिन है, अनऑर्गेनाइज है। मेरे नेचुरल स्वभाव में ऐसा है कि मेरे घर में 12 लोगों का डाइनिंग टेबल है। मेरी माँ के संस्कार हैं, जो भी आता है वो भोजन के समय नाश्ते में बैठता है। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं लोगों से रिश्ते अच्छे रखता हूँ। कोई आदमी के कारण वो डूबता होगा, मेरी बदनामी होगी तो भी हाथ पकड़ा तो पकड़ के रखता हूँ, चिंता नहीं, डरता नहीं किसी को। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे संस्कार मिले संघ में, विद्यार्थी परिषद में, तो मैं हमारा वसंतराव भागवत करके एक BJP के संगठन मंत्री वडोदरा में रहते थे, चंचल स्मृति में। तो वो कहते थे कि एक बात याद रखो,
जो कानूनी काम है वो अपने अपोजिशन वाला भी होगा, उसका भी होना चाहिए, और गलत काम अपने व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो भी लोग आते हैं मैं उनको अच्छा रिसीव करता हूँ, सुनता हूँ। जो काम होने लायक होता है वो तुरंत करने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं होता है वो मैं उनको बोलता हूँ कि ये नहीं हो सकता। और मेरा ये स्वभाव, ये मेरा नेचुरल है, इसमें कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नेचुरल स्वभाव है। और कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि ये काम मेरे रीच के बाहर है, फिर नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा लोग बोलते हैं कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, चिकनी बातें करनी पड़ती है, मैं करूँगा, मैं देखूँगा। मैं ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ ये होता है या नहीं होता है, ओके हाँ या ना। ओके तो मैं ये जो स्वभाव से जो मेरा नेचुरल बना है, जिसके पीछे ना कोई मैनेजमेंट है ना कोई उद्दिष्ट है, वो नेचुरल, इससे मैं सबसे व्यवहार करता हूँ। ओके उसी के कारण लोगों का मेरे ऊपर प्रेम हुआ। देखो सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अक्सर जर्नलिस्ट जब आप लोगों से बात करते हैं ना, या तो आपको अटैक करते हैं या तो इलेक्शंस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं। कोई भी गवर्नेंस के बारे में बात नहीं करता कि एक बार आपने इलेक्शन जीत ली, एक बार आप पावर में हो, तो एग्जैक्टली गवर्नेंस कैसे करते हैं, पॉलिसीज कैसे बनते हैं, आप क्या सोचते हो, आप कैसे बनाते हो। क्योंकि आपने रोड और ट्रांसपोर्ट की पढ़ाई नहीं की है, आप मिनिस्टर बन गए, तो उस पॉइंट पे आप खुद को प्रिपेयर कैसे करते हो, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए। और दूसरे मिनिस्ट्रीज आपकी मिनिस्ट्री जितना परफॉर्म शायद कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, पर अगर किसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है एज अ पॉलिटिशियन इन पावर, तो कैसे करते हैं? देखिए, पहले बात तो आप जितनी बातें बता रही उसका ना मैंने कभी विचार किया, ना करता हूँ ना मुझे करना है। ओके एक बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ जी। जो मेरी नुस्खे है, जैसे बोलते हो ना आजी भाई का बटवा बोलते हैं, वैसे मेरी बताता हूँ आपको। मेरे छोटे से छोटे काम करने वाले व्यक्ति से मेरी रिलेशनशिप है। मैं छोटा सा डिप्टी इंजीनियर भी क्यों ना उससे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, उसके स्वास्थ्य की, उसके परिवार की कभी बोलते हुए चिंता करता हूँ। घर में आया तो उसको भोजन को बिठाता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, पीठ पे हाथ घुमाता हूँ। कोई अच्छा काम करता है उसका अभिनंदन करता हूँ, और एक गलत काम हो तो गाली गलौज भी करता हूँ। तो ये सब नेचुरली मेरे से होता है। अब मैं आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता हूँ कि जो मेरे सक्सेस का राज है, ना मैं विद्वान हूँ, ना टेक्निकली स्ट्रांग, ना मैं इंजीनियर हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि मैं बोलता हूँ कि सबने मिलकर काम करने की एक मैनेजमेंट होती है। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया, बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। पर A and B कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर। A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + ट्वाइस AB। तो ट्वाइस AB एक कलेक्टिव टीम स्पिरिट्स है। मैं मंत्री हूँ, मैं अपने अहंकार में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को प्रोटोकॉल, इससे कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। मैं प्रेम से बात करता हूँ, लोगों को साथ में लाता हूँ। एक आधे को डांटना है तो अकेले में बुला के डांटता हूँ, तारीफ करनी है तो लोगों में करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क करता हूँ। हर कार्यकर्ताओं के लिए उचित व्यक्ति और उचित व्यक्ति के लिए उचित काम, इसको सोचता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों को, जो एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर मुझे जो संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में जो ट्रेनिंग मिला, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरा जो स्वभाव बना और ये जो मासेस का शास्त्र है, उसके आधार पर मैं समझ गया कि लोगों को प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सहकार्य, सौहार्द, सहिष्णुता, समन्वय, ये सब आवश्यक है। और ये कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल बात है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैं बोल चलो आप भी खाएंगे क्या मेरे साथ, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। पर इससे उस व्यक्ति को मैं पूछता हूँ, साथ में लेकर बैठता हूँ, इसको फील ये बड़ा उसके मन में रहता है ये बड़ा मंत्री है, मुझे साथ में लेकर बैठे। ये जो छोटी छोटी बातें मेरे जीवन में मेरी माँ ने सिखाई, मैं जिस संस्थाओं में पला, विद्यार्थी परिषद, संघ, वहाँ सीखने के लिए मिली, उसका उपयोग मैंने कारपोरेट और ये बिजनेस वर्ल्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको आप मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट कहेंगे, उसमें उन्हीं गुणों का, उन्हीं स्वभाव का उपयोग हुआ। वो कैलकुलेशन से नहीं हुआ, नेचुरली हुआ, उसका मुझे बेनिफिट मिला। मतलब लोगों के दिलों को जानना और लोगों को मैनेज कैसे करते हैं वो जानना। ये जानना है ना, अध्ययन होता है। मैंने पहले बताया कि मैं समझना। पूरी तरह इनडिसिप्लिन हूँ, अनऑर्गेनाइज हूँ, कैलकुलेटेड नहीं हूँ, प्लानिंग करता नहीं हूँ और बेफिक्र हूँ। मुझे कौन अच्छा कहता है उसको भी चिंता नहीं मेरे को, और बुरा कहता है उसकी भी नहीं चिंता। मैं अपनी बात करते रहूँगा। मैं चुनाव से चुन के आया हूँ पार्लियामेंट, मेरी ये ताकत है। मैं लोगों में कहता हूँ कि तुमको अच्छा लगे तो मुझे वोट देना, नहीं देना तो मत देना, मैं ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। तो ये मेरे स्वभाव में है। ये कोई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर है।
इतना ज्यादा काम हुआ कैसे है? कुछ तो देखो, हैक्स होंगे। एक फीलिंग है मेरे मन में कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है ओके। देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए काम करने की। मैं नेशनलिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को अच्छे रोड मिलने चाहिए, इस देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, इस देश के लोगों की गरीबी दूर होनी चाहिए, इस देश में स्मार्ट सिटीज़ नहीं स्मार्ट विलेजेस होने चाहिए। और मेरा ज़्यादा तक जो वैचारिक सेंट्रिक मैं हूँ वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के प्रति हूँ। मैं इधर जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ, उनका सिंपल व्यवहार मैं उससे प्रभावित था। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइकॉन मानता हूँ। तो नेचुरली उन लोगों के स्वभाव से कुछ बातें सीखने के लिए मिली। फिर ओरेटरी मेरी ऐसी थी कि मैं क्रिकेटर था, तो 11वीं के क्लास में स्वाधीनता को 25 साल पूरे हुए, तो एक लड़के हमारे साथ वो अंग्रेजी में भाषण दे रही थी, तो उसने नेचर को नटरू कहा, तो हमने खूब उसको पीछे से आवाज़ मारी, पानी पी पानी पी। तो हमारे हेड मास्टर ने देखकर हमको धुलाई की और उन्होंने पूछा कि ये तो बोल तो भी सकती, तुम तो भाषण भी नहीं दे सकते। तो उसने निगेटिव हमको पानी लगाया। तो अब हमको ये आया कि ये बोलते हैं ना हेड मास्टर, इतना धुलाई की नहीं कि तुमको बोलने, हम बोल के दिखाएंगे। यानी उनके मारने के कारण हमको मैं बोलना शुरू किया और बोलते हुए मुझे अवार्ड मिलते गए, तो मैं अच्छा वक्ता बन गया। तो मैं जो बताया, कोई बात प्लानिंग करके नहीं हुई, कोई बात एम्बिशन रखकर, उद्दिष्ट सामने रखकर नहीं हुई, ओके। कोई बात कैलकुलेशन से नहीं हुई, कोई बात एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को समझकर अपने व्यक्तित्व। एक जन मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था, तो मैं पैंट शर्ट पहनता था उस समय, आजकल मैं पैजामा कुर्ता पहनता हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला बिहार यूपी में कि तुम पैंट शर्ट मत पहनो, धोती कुर्ता पहनो या पैजामा कुर्ता पहनो, लोग आपको स्वीकार करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो मुझे चाहिए वही पहनूंगा, जो चाहिए वही बोलूँगा, लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं तो ना करे। मैं पब्लिक के खुश करने के लिए और पब्लिक मेरे साथ आने के लिए मैं एक भी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ और मुझे करना नहीं है। ये जो मेरा नेचुरल स्वभाव है, जो मेरी लायबिलिटी है या मेरा नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा मैं समझ रहा था। बस जब आप बोल रहे हैं कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी निगेटिविटी मेरी स्ट्रेंथ है और यही मेरा एसेट है। पता है सर, पॉलिटिकल दुनिया के बारे में मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। एज अ पॉडकास्ट मैं डिजिटल दुनिया से हूँ और मेरी दुनिया काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू योर वर्ल्ड। तो जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यू वर्सेस मी हो जाता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। शायद ये मीडिया की वजह से हुआ है। आपको, मैं पहले महाराष्ट्र के विधानमंडल में 18 साल रहा, विपक्ष का नेता था जी, खूब ठुकाई करता था सरकार की। और तब मैं उतना मैच्योर्ड भी नहीं था, आक्रामक था मैं। ओरिजिनली मेरा स्वभाव बड़ा एग्रेसिव है। तो मैं बहुत हाउस और मुझे विलासराव देशमुख और अनेक मंत्री ऐसे रहते थे कि पर्दा लेके देखते थे, मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ तो टाल देते थे, क्योंकि मैं उनकी पूरी उतार देता था। तो क्या होता है कि मुझे भी धीरे कहते कहते बात, अब तो अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है टिक्का टिप्पणी करना। मेरा एक मित्र मिला, उसने मुझे कहा नितिन एक बात याद रखो, 2 रेशा है, एक तुम्हारी और एक दूसरे की है, और तुम्हारी रेशा बड़ी करनी तो 2 मार्ग है, दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मुझे वो बात मेरे मन पे बैठ गई। ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे मन पे बैठ गई और मैंने अपनी रेशा बड़ी करनी, दूसरे के बारे में नहीं बोलना। तो मैं अभी, आप कभी भी देखो, मैं किसी को बोलता ही नहीं। आप सवाल पूछोगे मैं तो नहीं पूछूंगा, जवाब नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा क्या है बताओ, मेरा जो कुछ है पूछो। मैं सवाल को एक्सटेंड करने वाला था। ठीक है, आप आरएसएस की बातें कर रहे हो और मैं आरएसएस को जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपसे बातचीत करके। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मीडिया वर्ल्ड से हूँ। ठीक है, मीडिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एंटी बीजेपी है और उनकी एक वजह एंटी बीजेपी होने के लिए ये है कि आरएसएस ये चाहता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस देश से हट जाए। वो उनका नैरेटिव है उनके दिमाग में। तो जब मैं उनके साथ मान लो चिल कर रहा हूँ, पार्टी पे हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आरएसएस के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता आरएसएस के बारे में इतना ज़्यादा, और मीडिया भी जो कहती है आरएसएस के बारे में मुझे खुद नहीं पता अगर सच है कि नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आरएसएस का एक पार्ट रहे हो आप बहुत टाइम तक। देखिए, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जी और हिंदू जीवन पद्धति, जी, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये आरएसएस का दुर्भाग्य रहा है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन।
बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मैं अच्छा हूँ तो आरएसएस अच्छा है, और मैं गलत हूँ तो आरएसएस, क्योंकि जो कुछ मुझे पढ़ने को सीखने को मिला वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से मिला। अब आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकार बोलता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, शिक्षक कहता है मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हिंदू ये जीवन पद्धति है, यानी आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले ये परिस्थिति कि आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन ये हिंदू ही था। तो संग में गीत गाते हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उपासना पद्धति, तुम मस्जिद में एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो। तुम भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, एक बार नहीं 100 बार जाओ। तुम क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कहना ये है कि हमारी संस्कृति अलग है पर हमारी राष्ट्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी उपासना पद्धति अलग है। तो हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत जो है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, इसका संबंध हिंदुओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हिंदू का पर्यायी शब्द भारतीय है, और भारतीय शब्दों में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं। और मैं जातिवादी राजनीति का तो बहुत विरोधक हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, किसी जात को नहीं मानता, मैं मानता हूँ मानवता को मानता हूँ। आदमी जात से, पंथ से, धर्म से, भाषा से और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है जी। और जिसकी उपासना पद्धति जो भी हो, जो फित होगा वो करे। पर हम भारत करके एक है, हम मिलकर हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। और उपासना पद्धति में हिंदू जो होगा वो मंदिर में जाएगा, मुसलमान होगा वो मस्जिद में जाएगा। हम कोई मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोकने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमारा खून एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी विरासत एक है, हमारी संस्कृति एक है और हम भारतीय है। और भारतीय का संबंध होता है हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू वे ऑफ लाइफ। भगवान स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जो शिकागो में भाषण दिया था, वो क्या दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। और आप जिस धर्म के करते हुए धर्म का पालन करते हो और जिस भगवान की पूजा करते हो, उससे मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ और भगवान पर जाने का मार्ग एक ही जगह जाता है। एक संस्कृत में सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। मैं मराठी में थोड़ा बहुत आप समझते होंगे तो उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभा तून पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाही, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी आकाश से जैसे पानी गिरता है और नदी नालों के द्वारा जब सागर को मिल जाता है अंतिमतः, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से एक ही भगवान को पहुंच रहा है। तो हम कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? और आरएसएस ने मोरवी में इतना बड़ा प्रलय हुआ, ये हुआ, सबके लिए घर बांधे। हमारे कैंप में हम चश्मे देते, सब धर्मों को देते हैं। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजना बनाई, गैस सिलेंडर दिए 9.5 करोड़ लोगों को, 36 करोड़ 49 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। तो क्या हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज़ किया? सबका साथ, सबका विश्वास, यही है। और हमारे यहाँ भी फीलिंग, हाँ, जो लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के बारे में अहित सोचेंगे और विदेशी ताकतों के भरोसे इशारे पर काम करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारी जितनी सीमा है वो सुरक्षित रखेंगे। हमारे देश में देखो, जो सामर्थ्यवान होगा, ताकतवान होगा, वही शांतता प्रस्थापित कर सकता है, अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। और दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी किया तो भी नहीं होता। और इसलिए हमें सामर्थ्यवान बनना है, पर हम विस्तारवादी नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि भारत हमारी जगह लेगा। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत की जीत है। ये हमारा भारतीयों का स्वभाव है जी, कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है और हम सब एक मिलकर विश्व की प्रगति और विकास करें। यही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। प्रॉब्लम क्या हुआ है
कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व, हिंदू धर्म, रिलीजन, इसके आधार पर अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वो एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी, इसका प्रचार किया गया और इसके कारण फिर गलतफहमियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुत्व पर जो जजमेंट दिया उसमें भी कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, ये हमारी ताकत है। अब जैसे यूनानी है, ये मेजोरिटी मुस्लिम लोगों में यूनानी का शास्त्र है, आयुर्वेद हिंदुओं के साथ है, योग विज्ञान, प्राणायाम। तो हमको यूनानी में जो अच्छा होगा वो भी लेंगे, आयुर्वेद में अच्छा होगा वो भी लेंगे, योग और प्राणायाम का होगा वो भी लेंगे और विश्व में हमारी बात को लेकर जाएंगे। जो मैंने पहले कहा सर कि अक्सर मीडिया पॉलिटिक्स के बारे में जब बात करती है तो यू वर्सेस मी का नैरेटिव लाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो क्या आप ये मानते हो कि आरएसएस को जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है स्पेशली शहरों में, उसी वजह से हुआ है कि मीडिया एक तरह से पोर्ट्रे कर रही है आरएसएस को? मीडिया की बात छोड़ दो। ओके, जैसे वो होता है ना हिंदी फिल्म का फॉर्मूला कि थोड़ी सी फाइटिंग चाहिए, फिर एक डांस चाहिए, कैबरे डांस, फिर सेक्स चाहिए, फिर रोना चाहिए माँ बाप का, बेटा पोता करके रोता हो वैसे वो जो कथानक बनाते ना पटकथा, जी, वैसे ये मीडिया वाले बनाते हैं। मीडिया में देखो हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। मीडिया ये नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। आज जो नई जनरेशन जो है वो चाहती है कि नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन, वर्ल्ड में क्या अच्छा हुआ वो हमें दिखाए। जी, जी। आज मेरे इसमें फ़ोन पर एक ने बहुत अच्छे व्यावसायिक है, उन्होंने एक वीडियो भेजा कि मिथेनॉल पर ट्रक अपने जहाज चलने लगे, कोयले से बनता है, और वो बात मैं भी करता हूँ। तो उनने भेजा तो मैंने आज मेरे सोशल मीडिया पे डाला कि देश समझे कि मिथेनॉल 25 रुपये लीटर है, डीजल 120 रुपये लीटर है। मिथेनॉल का पोल्यूशन कम है, डीजल का ज़्यादा है, और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारे ट्रैक्टर और हमारे जहाज अगर मिथेनॉल से चलेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, समाज का कल्याण होगा। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी बात है वो लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन ऑफ मासेस, ये काम मीडिया ने करना है। वो क्या करते मालूम है? इसने क्या कहा उसके रिकॉर्ड करते, फिर तुम्हारे घर जाते, उसने ऐसा कहा, तुमको क्या कहना है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कुत्ते राड़ पर आने को एक दूसरे से भूखते हैं, वैसा चित्र होने के बाद ये ताले बजाते हैं। ये जो मीडिया ऐसा करेंगी वो समय के आधार पर टिकेगी नहीं। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है फिल्म? जैसे जब तक इंडिया में सिनेमा रहेगा तब तक, वो वाला डायलॉग है। तुमको एक बात बताता हूँ, जो लोग शाश्वत, जी, युगानुकूल, जी, समाजानुकूल, जी, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधारित, लोगों की मन की बात के आधार पर लोगों का प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार देने का काम करेंगे, वो टिकेंगे। और लोग बहुत होशियार हैं, वो तुम्हारा कार्यक्रम पसंद करते हैं। कोई तुम पैसे देते हो, तुम एडवर्टाइजमेंट है तुम्हारी, मैं लीडर हूँ, मेरे को अच्छा क्यों कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। ना पोस्टर छपकाता हूँ, ना किसी के पास जाता हूँ, ना बोलता हूँ। अच्छा, मेरे जो सोशल मीडिया में फॉलोअर है वो भी नेचुरल है। भी बहुत लोगों ने सलाह दिया कि वो अभी 3.5 करोड़ है तो इतना बढ़ा दो तो इतना हो जाएगा, ये वो करना नहीं, मेरे को कोई झूठ बोलना नहीं। जरूरत होगी तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं अपना काम करते रहूँगा। मैं आपको बताता हूँ, अल्टीमेटली एक बात आपको बता दूँ, बोलो सर। जितने लोग शॉर्टकट मारेंगे ना, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, जो लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे, उन्हीं का ही जमाना होगा और लोग अल्टीमेटली उनको पहचानेंगे और उनके गुणों दोषों के साथ भी उनके साथ रहेंगे। जी सर, मैं फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आई फील की पॉलिटिशियंस को इनसाइट होती है कि क्या होने वाला है देश में। डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में बात करना, पर ताकि हम इस वाले लूप को क्लोज कर सके। बहुत सारे देश के नॉन हिंदूज भी ये पॉडकास्ट को देख रहे, थोड़े से डर के इमोशन के साथ, पर उनके दिलों में डर है। ये आई फील की कंडीशनिंग है, एल्गोरिदम्स की वजह से भी हुआ है ये। पर उनसे आप क्या कहना चाहोगे, स्पेशली आरएसएस रिलेटेड? क्या आरएसएस? देखिए, मैं नागपुर का हूँ जी, नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई जी, मैं महाराष्ट्र सरकार में एमएलए था जी, मेरे को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला कोटे में, मैंने किसको दिया? नागपुर में अंजुमन इस्लाम को, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दिया। नागपुर में ताजबाग है, मैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, हमने पूरा पैसा वहाँ दिया, ताजबाग को ताजमहल जैसा बनाया। आज इतने 75 साल के इतिहास को मुसलमानों को क्या मिला?
चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुसलमान बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, मुस्लिम लड़कियां IAS IPS ऑफिसर बननी चाहिए, मुस्लिम समाज में अच्छे प्लेयर्स आए हैं, क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर बनने चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि नॉलेज, शिक्षा, ये वाघिणी का दूध है, टाइग्रेस का। तो आज मुस्लिम समाज जो है, अगर वो मस्जिद में जाएंगे और मुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे, उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े, भक्ति करे, उसमें नहीं। पर वो अगर कंप्यूटर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें उनका भविष्य है। वर्ल्ड में जाकर उनको डॉलर में अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सवाल ये है कि जब बातें कोई कड़वी और सच बातें कहता है, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैं ये बोलता हूँ कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़े तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक? तुमको दिया क्या लोगों ने, पॉलिटिशियन ने? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर। क्या जिंदगी में यही करते रहोगे? वही झोपड़पट्टी में किचन में रहते रहोगे? अच्छे नहीं बनोगे जी। और जब अच्छे लोग बनेंगे, उनके बंगले बन गए, उनके पास अच्छे साधन आ गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा विकास का मार्ग कहाँ है। और हमारी पार्टी ने, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, नागपुर में संघ की स्थापना हुई। आप कभी एक प्रयोग कर लो, नागपुर में 2-2.5 लाख 3 लाख मुसलमान हैं। आपको शायद आप 50 हज़ार मुझे वोट देते होंगे, नहीं दे, किसी भी मुसलमान के पास जाओ और उसको पूछो कि नितिन गडकरी तुम्हारा दुश्मन है कि दोस्त है, एक भी नहीं बोलेगा दुश्मन है। सही में यही इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बाढ़ आ गया, अगर मुस्लिम बस्ती में भी घुसता है और हिंदू बस्ती में भी घुसता है, भूकंप होता है, बादल फटता है, सबका नुकसान होता है। गैस का सिलेंडर मुसलमान को जिस भाव में मिलता है उसी भाव में हिंदू में मिलता है। पेट्रोल डीजल उन्हीं जो भाव सेम ही है, तो हम झगड़ा क्यों करते हैं? हाँ, झगड़ा कहाँ है कि जैसे मानवता के आधार पर एक महिला से शादी हुई, तो उसको कभी भी आप तलाक दे दो, दूसरे को पकड़ लो, ऐसा नहीं, उसके साथ वो अन्याय है। शाहबानू के केस में जब ये जो तलाक की बात आई कि इस प्रकार से ये मानवता के आधार पर सब समाज में से अस्पृश्यता, जातीयता हिंदू धर्म में थी। अब मैं मानता हूँ मैं अस्पृश्यता और जातीयता का पालन नहीं करूँगा, मैं जातिवाद का नहीं करूँगा और मैं किसी से जाति के आधार पर बात नहीं करूँगा। सब जाति जो गरीब है, सब मेरे परिवार के, मैं सबके लिए काम करूँगा, गरीब के लिए पहले करूँगा। इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीब व्यक्ति का है। वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये मतलब नहीं। मुझे लगता है धीरे धीरे इस प्रकार के लोग सोचते हैं, लोग फिर समझते भी हैं। पर राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जिनको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ, आप मुझे बताइए शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी है? कल्याण के सूबेदार की सुन जो बहू थी, उसको पकड़ के जब लाया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ भी सुंदर रहती तो इसके जैसी तो मैं भी उतना सुंदर बनता। उसको उन्होंने साड़ी दी, सब दी और बड़े सम्मान के साथ उसको अपने घर पहुंचाया। कभी किसी मस्जिद पर अटैक नहीं किया। ओके, सुपर इकोनॉमिक पावर के बारे में बात करते हैं सर, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए शो पर, संजीव सन्याल सर आए हैं, KV सुब्रमण्यन सर आए। हमने बात करी थी फ्यूचर के बारे में उनके साथ। उन्होंने कहा कि द बेस ऑफ फ्यूचर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है देश में, रोड ट्रांसपोर्ट तगड़े हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है, अलग अलग बिजनेस, सर्विस बिजनेस बूस्ट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेप इज बिजनेस। देश का फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो खुद ह्यूमन लेवल पर एज एन इंडियन? देखिए, मैं अपने ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी का एक वाक्य लिख के रखा है जी, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जी, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जब डेवलप होगा तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। और इंडस्ट्री प्रगति करेगी तो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और मेरा प्रयास है जो बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है, जिसको मेरा लाइफ मिशन है कि इस देश का किसान, इस देश की
इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी एविएशन फ्यूल भी किसान बनाएगा और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वह है रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, रूरल इंडिया, जो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित और बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड अवेलेबल, जो उसका उपयोग करके हम ग्रामीण का विकास करना चाहिए, ग्रामीण कृषि इंडिया का, एग्रीकल्चर और जंगल के हिंदुस्तान का विकास करना चाहिए। अब एक बात समझो, हमारे देश के GDP ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और गांधी जी कहते थे हमारा देश गाँव में बसता है। अब हमारे देश में गाँव में जो बसता है उसमें गांधी जी जब थे तो 80% लोग गांव में बसते थे, अब 65% आए। अब ये 25 से 30% लोग माइग्रेट हुए, खुशी से नहीं हुए। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए, झोपड़पट्टियाँ, ये गांव से आए। क्यों आए? क्योंकि गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छे रोड नहीं, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल के दाम नहीं, और वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई उसके कारण लोग शहर में आए। अब मुद्दा महत्व का ये है कि जिस दिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन 12% है, ये जिस दिन 24% हो जाएगा, उस दिन ये जो 65% पॉपुलेशन जो आई है, अर्बनाइज हुई है, इसमें से 10% पॉपुलेशन माइग्रेट ग्रामीण इंडिया में जाएगी, वापस चली जाएगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी ये परली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाते थे, अभी परली से बायो CNG, बायो LNG हो रहा। 185 फैक्ट्री प्रोसेस में है, 36 फैक्ट्री पूरी हुई है, और देश का मेरा पहला ट्रैक्टर परली से बायो CNG तैयार करके चल रहा है। 1 लाख रुपए किसानों की बचत है। पानीपत में प्लांट खुला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बायो बिटुमेन बनता है, और उसके साथ अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। अब ये बायो एविएशन फ्यूल पे हवाई जहाज चलेगी। अब मुझे बताओ कि इस देश का किसान, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है, अभी टोयोटो की गाड़ी, सुजुकी, सब गाड़ी आ रही, स्कूटर आ रही, बजाज, TVS, हीरो की 100% इथेनॉल पर। और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें आपको पोल्यूशन नहीं के बराबर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब ये 16 लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 5 लाख करोड़ बच के अगर गांव में जाएंगे, और गांव में अगर ये सब डेवलप होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल जनरेट बायोमास, और बायोमास जनरेट करके बायो CNG, बायो LNG, इथेनॉल बनेगा जी। अभी ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, हमने बहुत पीछे पढ़ा था, अभी वहाँ एक बाम्बू से इथेनॉल बनता है। तो वहाँ के MD मेरे पास आए थे, नागपुर में MECL में थे, उधर गए तो हम बांग्लादेश को पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल बेचते हैं, आसाम से। तो मैंने उनको कहा कि ये जो बाम्बू से इथेनॉल बनता है वो 20% पेट्रोल में डाल दो और बांग्लादेश बेच दो, तो बांग्लादेश का पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होगा, उनका पैसे की बचत होगी, आपका इथेनॉल चल जाएगा। तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जितना बाम्बू है उससे इथेनॉल बनेगा, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्रीन फ्यूल है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। सर ये जो भी सपने हैं ये कितने दूर हैं रियलिस्टिकली? सर आप एक बात याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। नहीं वो वैसे मैं नहीं कर रहा। नहीं, आप गलत फहमी मत करना जी। तुम नहीं, हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। सर मैं पत्रकार नहीं हूँ। पर मैं आपको क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ये लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता था जी। मैं 2004 में, अभी तक इसमें आज 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, मैं ये बात तब से कर रहा हूँ। मेरे पर लोगों ने विश्वास नहीं रखा, मेरे पार्टी में नहीं रखा। आई थिंक लोगों का विश्वास पूरी तरह से है आप पे सर। अभी है। हाँ, वो इंटरनेट की वजह से हुआ। नहीं वो हुआ इसका कारण, अब पेट्रोल में 20 लीटर इथेनॉल डाल रहे हैं जी। अब टोयोटो की मैंने फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लॉन्च की, अब मेरे घर में हाइड्रोजन की गाड़ी है, मैं तुमको चक्कर लगाऊंगा अभी? नहीं, इसलिए नहीं, मेरे पत्नी ने मुझे बोला, मैंने बोला पानी से हाइड्रोजन होगा और गाड़ियाँ चलेगी, ट्रक चलेगी, तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि तुम बोलते हो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे बैठेगा? तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन करके हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, अभी है यहाँ, अब हर मुख्यमंत्री को चक्कर कटवा दूँ मैं। वो इसलिए कि उसका विश्वास हो जाए कि देश में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन,
ब्लैक हाइड्रोजन तैयार होगा, पहले ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा तैयार होगा, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हमारी सब कोल के बजाय और ऑयल के बजाय सब हाइड्रोजन पे चलेगा, हमारा हवाई जहाज बायो फ्यूल पे चलेगा जो किसान तैयार करेगा, और 80 लाख टन का बिटुमिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून अपना जो हिंदुस्तान का जो है वो जी। और सेंट्रल रिसर्च और रिसर्च किया और बायो बिटुमिन बनाया, 8 फीचर्स उसमें अच्छे हैं। इस देश का किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बन गया, अब बिटुमिन दाता बन गया, अब बायो एविएशन फ्यूल दाता बनेगा, और इस देश में गेहूं चावल मक्का लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। फिर गांव समृद्ध होंगे, स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज बनेंगे, गांव में CBSE की अच्छी स्कूल होंगी, अच्छा अस्पताल होगा, अच्छे डॉक्टर होंगे, गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली होगी, और किसान को उसके फसल के लाखों में पैसे मिलेंगे। तो गांव का आदमी कोई शहर में नहीं आएगा। तब जो हिंदुस्तान का विकास होगा, तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बनेगी। 2030s की बात है, 2030s एक देखिए रियलिस्टिक। सर, एक हमारे यहाँ एक हम जिनको मानते थे, एक दत्तोबंद ठेंगड़ी करके बहुत बड़े थिंकर थे, जी। बहुत बड़े थिंकर थे। तो उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर हु थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये कितने समय में होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जिन नीतियों पर हम और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो 10 साल के में आपको ऐसे परिणाम निकलेंगे कि परिस्थितियाँ बदलती हुई एकदम दिखेगी। वैसे आज ही बदल रही है और दिखेगी, और धीरे धीरे उसमें चलते आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। अब मुझे बताओ, लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, हमने अच्छे रोड बनाए, फिर पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल आया, LNG आया, CNG आया, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई, बस आया, हाइड्रोजन की गाड़ी आई, अभी वो ट्रॉली पर इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर, मेरी कोशिश है, इट्स नॉट माई कमिटमेंट नाइदर माई डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं साफ साफ बोलने वाला हूँ, दो साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट में 36 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, और ऐसे नहीं तो 9% पे आएंगे, सिंगल डिजिट पे। तो 16% से 9% आएंगे तो 6% 7% का आपकी बचत हो गई, तो एक्सपोर्ट मार्केट में आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब। अब बीच में 2 महीने पहले तक हम लोग 4थे नंबर पर थे, आज हम जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर आए, 12.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला, और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली इंडस्ट्री है। अब मुझे बताइए कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 12.5 लाख करोड़ की है, और हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है, फिर टारगेट है, नॉट डिक्लेरेशन, कि हमारे देश में देश को पहले नंबर पर ले जाए। अब पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया। अब हमको 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, रबर पाउडर, प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर सब रिसाइकलिंग हो रहा, तो कंपोनेंट की कीमतें 30% कम हो जाएगी। तो हम और एक्सपोर्ट में इधर ये 7% लॉजिस्टिक में कम हो गया, इसमें 25-30% कम होगा। तो वर्ल्ड में ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर, स्कूटर हमारे देश से सस्ती कहीं मिलेगी नहीं, और क्वालिटी में हम बेस्ट रहेंगे। आज बजाज, TVS और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ ऐसा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, वेल्थ बढ़ेगी, और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्मार्ट विलेज नहीं, स्मार्ट सिटीज़ नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे, और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली विश्व गुरु जैसा हिंदुस्तान बनेगा। ये हमारा रोड मैप है, कोशिशें हैं, मुझे लगता है ये संभव होगा। ओके सर, मतलब आपने इस ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फेज से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक एंड विजन तो होगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, रोड्स को लेकर, या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है? मतलब जितने भी हाईवेज बनी है, कुछ एंड पॉइंट है? सच बताओ, बोलो सर। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ रहता हूँ जी। सोमवार सुबह उठता हूँ तो यहाँ आता हूँ,
बुधवार को काम खत्म करके गुरुवार को कोई देश में दौरे करके आऊँ, तो नागपुर जाता हूँ। रात को एक ही सोचता हूँ कि आज क्या खाना है, दूसरा महत्वपूर्ण विचार कोई नहीं होता। मैं जो दिखता हूँ वो करता हूँ, चलते रहता हूँ। तुम्हारे जैसे जो विद्वान, अच्छे भाव में बोल रहा हूँ, चिंतक है, सोचने वाले हैं, विद्वान है, उनके ऊपर सब सौंप दिया। तुम सोचो और करो। और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। 3rd क्लास में पिक्चर देखता था और फुटपाथ पर खाती हुई जिंदगी। मुझे याद है कि एक बार ओबेरॉय शेरेटन में मेरा सत्कार हुआ था, मुझे अवार्ड दिया गया पूरे बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। तो मैं, मेरी लायकी बोलो या मेरा स्वभाव बोलो, वहाँ मेरे लिए भोजन था, मैंने वहाँ सूप पिया, कुछ नहीं पिया, और बराबर गिरगांव चौपाटी आके फुटपाथ पर खाया। तो फुटपाथ पर खाने वाला हूँ, 3rd क्लास में पिक्चर देखने वाला हूँ और ड्रामा पीछे से देखने वाला हूँ, उस क्लास से आया हूँ। तो इतना ना सोचता हूँ, अभी इतना ही मुझे लगता है। वॉट एवर द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर टू दिस कंट्री एंड द सोसाइटी, वट आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान और सामान्य व्यक्ति के जीवन को सुसह्य करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, करो। इलेक्ट्रिक हाईवे बनाकर मैं मेरा सपना क्या है कि बस होगी, बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी, चाय कॉफ़ी समोसा मिलेगा, 2 घंटे में दिल्ली जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा, और टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा। तो मैं दिल्ली में UR2 बना रहा हूँ और मैंने 30 लाख टन कचरा रोड में हमने डाल दिया, मेरे को खुशी हुई जी। मैं इस देश का पूरा कचरा डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्वायरमेंट प्रो हूँ। इस देश में बाम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुली हुआ। अब रबर का जो टायर है इंपोर्ट करके उसकी पाउडर बनाकर वो पेट्रोल में अपना बिटुमेन में डालकर कम से कम 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, और रबराइज बिटुमेन मार्केट में आएगा, क्वालिटी सुधर जाएगी रोड की, और ये 15 लाख टन जो होगा, इससे रोजगार मिलेगा। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, 2 चीज़ें मैं कहता हूँ। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी बात कहता हूँ, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology. Okay. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. जी। तो आप काम करते रहो और ये देश में ट्रिमेंडस क्षमता है। सर, क्या ये सच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम और आसानी से हो सकता है अगर स्टेट्स में भी द सेम पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, या मुश्किल होती है अगर अलग पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़ा मुश्किल दोनों हो जगह एक सरकार होती तो फायदा तो होता है ना, काम झट ये से। सरकार के निर्णय को वो विरोध नहीं करते। ओके कभी कभी क्या होता है, उनका अधिकार है राज्य सरकार का, ये एक निर्णय करती वो विरोध करते हैं। ओके, ये भी होता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जी। ये जो अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, अनुपयोगी बातें, उसकी चर्चा करना ही बेकार होता है। ओके फाइन। मैं क्या सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव काम करूँगा, पॉजिटिव सोचूंगा, समाज के लिए काम करूँगा। जो करता नहीं होगा उसका भी भला, जो कर रहा है उसका। धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक दिन मैं अकेला जा रहा था, फिर मेरे सोच के साथ धीरे धीरे कारवां बन गया। एक दिन वो भी आएंगे, परिस्थिति बदलेगी जी। राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा जी। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वैचारिक मतभिन्नता अलग होने के बाद भी लोग साथ आएंगे। देखो एक बात बताता हूँ, अभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मतभेद नहीं है, मतभिन्नताएं नहीं है, विचार शून्यता हमारी समस्या है। और इसलिए कन्विक्शन के साथ समाज, देश, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसके हित में काम करने वाले अलग अलग विचार के, अलग अलग पार्टी के लोग कम से कम उद्दिष्ट के प्रति अगर एक रहेंगे, बाकी बातें उनकी अलग अलग हो सकती है, धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पर, एक दिशा में आएंगे तो ये देश की प्रगति और विकास और गतिशील होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे शो पर कुछ 7 पॉलिटिशियंस आए, अब 8वें पॉलिटिशियन हो। मैं आपको एक बात बता दूं, बताइए सर। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मत बनो। नहीं हूँ। ओके। मैं सोशल वर्कर हूँ। ओके। और पॉलिटिशियन कैसा होता है, चालू होता है, झूठ बोलता है, न होने वाले काम की विश्वास देता है, ऐसी इमेज है। सब ऐसे नहीं है। अमरीश पुरी नायक में, हाँ, नायक के अमरीश पुरी जैसा। मैं नहीं हूँ। ओके। और मुझे करना भी नहीं है। ये किसी में डेर है। मैं भी लोकसभा 3.5 लाख वोटों से जीता हूँ। अब मेरे शायद मैं और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा अगली बार। एक है कि मैं तुमको पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मेरा बैनर नहीं लगाऊंगा जी। अब काम मैं के तुम्हारे बदौलत आऊंगा, तुम्हारा पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा।
जिसको देना वोट देना, नहीं देना नहीं देना। मैं थोड़ी जन्म भर टेका लिया। नहीं नहीं, बस लोग बदलेंगे, मेरे से कोई अच्छा आएगा। क्योंकि आप इतने रॉ तरीके से बात कर रहे हो ना, इसलिए शायद यूथ भी आपको सपोर्ट करता है। ये ऑनेस्ट, ये मैंने बहुत बार कहा है आज के कॉन्वर्सेशन पर, ये मेरे सच जो है। पॉलिटिकल सलाहकार है, ये मुझे अच्छा हुआ तुम्हारे कारण हिम्मत मिली। वो मुझे बोलते तुम ऐसा मत बोलो, नहीं नहीं, बोलो सर। अरे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम ऐसी बात। देखो मैं आपको दूँ, मेरा फायदा हो कि नुकसान हो, जी, मैं ऐसा ही रहूँगा। जो मन में आए वही बोलूँगा, जो करना है वही करूँगा, जहाँ चलना है वही चलूँगा, और जो नहीं करना है उसको नहीं कहूँगा। जैसा होगा वैसा होगा। और पॉडकास्ट के थ्रू लोग ऐसी चीज़ें समझते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन खुल के बात कर रहा है। और आजकल आई ऑनेस्टली फील आपकी दुनिया में ना बहुत सारे लोग गलत PR स्ट्रैटेजी यूज देखो, करते हैं। मैं एक पोस्टर चिपकाने वाला कार्य करता था। जी, मेरा हैंड राइटिंग गंदा था। अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी, तो मैं किस लायक था कि काले दीवार पर सफ़ेद चुना मारने की मेरी लायकी थी। जी, तो मैं वो, क्योंकि दीवार पर अटल बिहारी वाजपेयी की जाहिर सभा ये कस्तूरचंद पार्क पर लिखना था, लिखने वाले के अक्षर अच्छे थे, पर उसको पहले सफ़ेद चुना लगाना, मैं सफ़ेद चुना लगाने के लायक था। फिर दूसरा काम मैं क्या करता था, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले से एक बड़ी निशानी लेके साइकिल पे लाके वो जाकर, क्योंकि किसी पोस्टर फाड़ता था, तो वो पोस्टर पे चिक्की चिपकाता था और ऊपर चढ़ के चिपकाता था। दो लायकी मेरी थी कि मैं पोस्टर चिपकाता था और दीवारों पर काले दीवार पर चुना लगाता था। मेरा PR नहीं था, मैं कभी दिल्ली आया नहीं हूँ, मुझे अभी दिल्ली मालूम नहीं है, दिल्ली के रोड मालूम नहीं है, मेरी आने की इच्छा नहीं थी, मैंने अपना बायोडाटा कभी छपवाया नहीं। जिस पार्टी में मैं पोस्टर चिपकाता था दीवारों पर, उस पार्टी ने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया मुझे। मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला, मंत्री पद मिला, और बहुत ज़्यादा पार्टी ने दिया, मैं खुश हूँ। और ये कोई कैलकुलेशन से हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि काम करते रहो ईमानदारी से, संवेदनशीलता रखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल सेंसिटिवनेस जी, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद द पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर। गरीब के लिए काम करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, महिला दिव्यांगों के लिए काम करना। मैंने 500 लोगों को पैर लगा दिया। जो स्ट्रेचर पर आए वो दौड़ने लगे, बुलेट चलाने लगे, फुटबॉल करने लगे। मुझे तो मेरे चुनाव जीतने से भी ज़्यादा आनंद हुआ। इस पूरे पॉडकास्ट के लिए मैंने सिर्फ एक मुश्किल सवाल प्लान किया है, और वो मैं मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा। सर, जो भी अभी हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो रोड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है पहाड़ों में, तो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हुआ है, और उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से अब भूमि माँ रिस्पॉन्ड कर रही है, मदर नेचर इज रिस्पॉन्डिंग। तो आप डील कैसे करते हो इस सिचुएशन के साथ? मतलब पहली बात तो ऐसी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी पुणे मुंबई में हमने वो सह्याद्री देखा है, जी, तो ब्लैक पत्थर है, वो हिमालय पत्थर ही नहीं है। मिट्टी में, सफ़ेद मिट्टी में ऐसा दगड़ फंसा हुआ है, मेजोरिटी ऐसा है। देखो आपको एक बात हो, जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी थोड़ा बहुत तुमने देखी होगी, ये सब भूगर्भ शास्त्र है। इसमें टाल, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपिटाइट, अर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, ये 10 मटेरियल है जो मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है। तो सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है वो डायमंड होता है। हिमालय नंबर 1 पे आता है जी, है मिट्टी से वो। और दूसरी बात है कि स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसी स्थिति है, नॉर्वे में भी है। इसके लिए कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। हमने बहुत रोड बनाए, ये बनाए, बादल फट रहे हैं, पानी आ रहे हैं, नदियाँ पात्र बदल रही है, गाड़ियाँ बह गई। कुछ हमारी मर्यादा है कि रोड, नदी के बाजू में लोग बिल्डिंग बांध लेते हैं, गांव बसा लेते हैं, फिर जब पानी आता है तो बह जाता है। फिर पहाड़, इधर हिमालय है। अभी आप अगर कुल्लू से मनाली जाओगे तो हमने रोड बनाया बहुत बड़ा, 5-6 हज़ार करोड़ का, इधर पहाड़ इधर पहाड़। फिर ये पहाड़ से लेकर हमने इधर रोड बनाया, रोड बनाने के बाद इधर गांव, गांव के बाद रिवर, रिवर के बाद फिर रोड हमारा, और रोड के बाद फिर हिमालय। अब वो दोनों ऊपर से गिर के ऐसा देखना पड़ता है, तो कैसे कवर करेंगे? यानी अच्छा रोड बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? अब लोग जहाँ रहते हैं वो गांव को जोड़ने के लिए रोड बनाएंगे तो पहाड़ कैसे है? तो एक तो रोड बनाना नहीं सोचो, बनाना है तो कैसे सोचना? तो पहली बात ऐसी है कि अभी हमने
पहली बात ये जो नुकसान हुआ है इसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा पानी आ गया, नदी ने पात्र बदल दिया, बाढ़ आ गए, वो बियॉन्ड कंट्रोल था। फिर भी हम टेक्निकली जितने स्ट्रांग थे उतने नहीं थे, और इसलिए अगर इसमें हमारी कोई कमियां होगी तो मैं स्वीकार करता हूँ। अब मैंने स्विट्ज़रलैंड से प्रेजेंटेशन लिया, वहाँ का टेक्निक बोला है, नॉर्वे के लोग बोला है, और अब जैसे एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए, वैसे जहाँ ये पहाड़ गिरे हैं, लैंडस्लाइड्स हुए, वो ब्लैक स्पॉट्स करके आइडेंटिफाई किए। उसमें ऐसा है कि पहाड़ ऐसा काटना, फिर जाली लगाना, फिर बोल्टिंग करना, फिर उसमें कुछ स्पेसिस लगाना। तो ये हम लोग नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड से टेक्निक लेकर हम ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रोड बदल नहीं सकते, रोड का मार्ग भी नहीं बदल सकते जी। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री 4 धाम रोड बन रहा है। रोड नहीं था तब 2012 में कितने लोग मर गए, कितना बड़ा हादसा हो गया बादल फटने से। अच्छा, रोड लोग नदी के बाजू में रहते हो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अतिक्रमण करके वहीं बिल्डिंगें बना रहे, होटल बना रहे बड़े बड़े। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम ये ब्लैक स्पॉट से उसको टेक्निकल डील करते हुए हम उसको वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उपयोग करके करेंगे। जो हुआ वो बिल्कुल सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, पर उन परिस्थितियों में 2 ही उपाय है। एक तो रोड ही नहीं करना, तो गांव बसा हुआ है, मनाली में लोग बसे हुए। अभी प्रॉब्लम ये था कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, तो हमने वहाँ टनल बनाई तो 8 मिनट में चले जाते हैं। अब सब जगह टनल बनाना, इतना पैसा सरकार के पास नहीं, पहाड़ के अंदर रोड बनाना। अभी हमने चंडीगढ़ से मनाली तक रोड बनाया, उसमें कम से कम 20,000 करोड़ की टनल बनाई। अब इतनी टनल कहाँ से बनाएंगे? अब हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर पूरा पर्वतों का ही है, तो पूरी टनल बनाएंगे तो 5-7 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। और तो ये जो समस्या है, इसमें से कहीं टनल भी बना रहे कहीं ब्लैक स्पॉट जैसे ये जहाँ लैंडस्लाइड से उसको हम ब्लैक स्पॉट के रूप में तैयार करके उसको बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको प्रोटेक्ट करके लोगों की जीव हानि और वित्त हानि न हो, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने एक सुझाव दिया था, हमारे देश में जब होता है तो सब लोग बोलते ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब वो इधर कुछ करो तो इन्वायरमेंट वाले रोक देते हैं। अभी मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है उसको हम 2 मीटर 3 मीटर नीचे जाए, मैं फ्री ऑफ चार्ज करने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री को मैंने प्रस्ताव दिया, और ये जो मटेरियल निकलेगा वो मैं रोड में यूज़ करूँगा फ्री ऑफ चार्ज। तो नदी में 2-3 मीटर खोल जाने से पानी जो ऊपर आकर स्लिंट आ गया, जो इधर भागता है गाँव को, वो नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा, तो गाँव का नुकसान नहीं होगा। तो कोई, अब मैंने कहा कि प्रपोजल पर मैंने इन्वायरमेंट के डीजी से भी बात की कि परमिशन दो, तो हमको नदियों को ड्रेजिंग करना पड़ेगा ताकि वहाँ पानी का वॉल्यूम अंदर जाए, ताकि बाहर भागे नहीं, ताकि लोगों का नुकसान न हो। जो पहाड़ गिर रहे हैं उसके ऊपर नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई जालियाँ लगानी पड़ेगी, कोई स्पेसिस लगानी पड़ेगी, कोई जूट का कवर करना पड़ेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उस पर काम करना पड़ेगा। पर अभी जो हमने किया है उसमें काफ़ी कमियां हैं। हमारे पास आर्थिक मर्यादा भी है, सब जगह टनल नहीं बना सकते, ये काम करने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। पर बिटवीन द लाइन आप समझ गए कि आदमी का जीवन इम्पोर्टेंट है जी, और इसका रक्षा करने के लिए ये सब जो जितने लैंडस्लाइड्स के स्पॉट, हिमाचल, उत्तराखंड और अपने कश्मीर, अरुणाचल, जिधर जिधर है उसको सुधारेंगे। और दूसरा हिमालय ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है, आप समझ लो। हिमालय ये मैक्सिमम मिट्टी में गोटा पत्थर है और ऊपर है खिसूड़ है, यानी ब्राज़ील डाटा है, पूरा स्टाटा है। तो उसके साथ बात करके कोशिश करेंगे, जो है उसका सही चित्र मैंने आपको बताया। कुछ कमियां होगी हमारी तो हम सुधारेंगे उसको। ऐसे स्थितियों में ना सर, मुझे जो लोग गवर्नेंस में बैठे हैं उनके लिए बुरा फील होता है, क्योंकि एक जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और पब्लिक का डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ देश में, दूसरी जगह ऐसे सिचुएशन भी। अब मुझे बताओ कि मनाली में 40-50 वॉल्वो बसें बह गई, होटल बह गए, लोग बह गए। अब नदी के बाजू में रहना, गांव को तो उठाना पड़ेगा ना। जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी तो समझता नहीं कौन क्या है करके, वो इधर उधर घुस के पूरा तोड़ के चला जाता है। अब लोग बोलेंगे हम जगह नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे? अच्छा, जगह देना है, खाली जगह करना है तो फॉरेस्ट वाला बोलता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं।
वेरी क्रिटिकल और बड़े प्रॉब्लम्स है, पर प्रॉब्लम्स कितने भी हो, मेरा एक प्रिंसिपल है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स, व्हाट एवर द प्रॉब्लम में बी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे के साथ पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट करते हुए सॉल्यूशन ढूंढने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा और उस काम पर हम लग गए। ओके, जिस तरह से मैंने आपको आरएसएस का सवाल पूछा कि नैरेटिव्स होते हैं यूथ में, एक और नैरेटिव ये है कि जब रोड्स बन रहे होते हैं तो उसमें बहुत करप्शन इन्वॉल्व होती है। ये सच है पुराने सिस्टम्स की वजह से? देखिए, मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। तुमको एक भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कि गडकरी के पास जाके पैसे देने पड़े फिर काम मिला? मुझे केवल चुपचाप भी बता देना तो तुम बोलोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो। पर मैं ये दावा नहीं मान सकता कि सब लोग ऐसे हैं। प्रॉब्लम सब रहते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह पर हैं। उसके जड़ तक कैसे पहुंचे सर? देखिए, हमने डिजिटल सिस्टम की है, हमारे यहाँ कोई भी टेंडर मैनेज नहीं होता। मैं आपके मुंह पर ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ई टेंडर होता है। टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन हमने फ्रेम की है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मंत्री तय करे कि इसको काम दो, नहीं दे सकता। तो जितनी सिस्टम को टेक्निकली स्ट्रांग बनाएंगे, जितना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, डिजिटल सिस्टम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, धीरे धीरे करप्शन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात होती है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। जब गलत काम करे तो ठोकोई करनी चाहिए। मैं कभी गाली गलौज भी करता हूँ, लोग मुझे बोलते तुम क्यों बोलते हो। मैंने बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्टर सही रास्ता नहीं उसको बुलडोजर के नीचे डालूंगा। तो मैं ज़्यादा एसेट ऑफ माई कंट्री, तो लोगों को वो भी पसंद नहीं आता। तो ऐसा है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि जनता का पैसा हम विश्वस्त है, ईमानदारी से काम हो, जो गलत काम करो उसकी ठुकवाई होगी। अब मैंने हमारे यहाँ से जो सबसे स्ट्रिक्ट, किसी की मैनेज नहीं होता ऐसे व्यक्ति को बोला ये क्वालिटी का कंट्रोल इसको इंचार्ज बनाओ, और सब कॉन्ट्रैक्टर पर उसको कुदवाऊंगा, सबकी तकलीफें और क्रिएट करूंगा। साले खबरदार खराब काम किया था, और काम खराब किया तो उखाड़ने के लगा था। अब फिर भी बदल हो रहा है, क्वालिटी अच्छी बन रही है, पर कुछ समय प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आपको नाम लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर क्या आपको लगता है कि आपने इतनी सफलता भी देखी है आपके गवर्नेंस के करियर में, लोग आपसे जलते हैं? मैं देखते नहीं किसी के पास, तो मैं क्यों समझू कौन जलता है कौन नहीं जलता। वो ट्रक के पीछे लिखता है ना, लिखा रहता है ना, वो क्या लिखता है, जलने वाले जला करे किस्मत हमारे साथ है, और कुछ तो भी लिखते, जलने वाले का दिल काला, कुछ तो भी लिखते हैं, बुरी नज़र वाले, क्या बुरी नज़र वाले, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। बस बोलते हो, चलते रहो, जो अच्छा कहे उसका भी भला, बुरा कहे उसका भी कहे। ओके, चलते रहो, अपना घरदार परिवार देखो, आनंद से रहो, और उसके बाद जो मिला वो गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज के लिए, देश के लिए जो कर सकते करो। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है। जी, मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे भी जाना है, समय कम है, वनडे क्रिकेट जैसा जितना कुछ कर सकता हूँ उतना करके जाऊँगा, ताकि लोगों के जीवन में कहीं तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उनके जीवन में अगर मैं आनंद कर सकूँ जी, तो मेरा मकसद सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। आई एम वन ऑफ द स्मॉल पर्सन स्मॉल पर्सन हु इज डूइंग एज हिज लेवल बेस्ट, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग करेंगे तो अच्छाई का महासागर बन जाएगा, उसमें बूंद डालने का काम मुझे, मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा। क्या चाहिए आपको जीवन से सर? कुछ नहीं चाहिए। मैं आप एंड पॉइंट के बारे में सोचते हो, आपने अभी जो आपने कहा एंड पॉइंट। देखिए, एक ही बात को मेरी कुछ चिंता थी। जी, मैंने उद्योग व्यवसाय में, शुगर फैक्ट्री, लॉस मेकिंग बहुत खोले, कर्जा बहुत रहा, अभी भी है। वो एक बार कर्जा बैंकों का चुक जाए, इसका केवल मेरे ऊपर टेंशन रहता है, बाकी मेरे ऊपर किसी बात का कभी नहीं रहता। आपका एक पुराना क्लिप देखा था मैंने, पहले, बहुत पहले, जहाँ आपने कहा था कि कोई भी पॉलिटिशियन खुश नहीं है या ऐसे कुछ। नहीं, मैंने ऐसा कहा था, जो राजस्थान के विधानमंडल जी में, जी जी, कि जो एमएलए बनता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको मंत्री नहीं बनाया, जो मंत्री होता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला वो इसलिए खुश नहीं होता कि उसको लगता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री जो बनता है वो सोचता है कि कब दिल्ली वाले रखेंगे या निकाल देंगे, इसलिए वो दुखी होता है। तो मैंने उनको कहा कि सोचो मत, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, जो होगा, गीता सर में लिखा है ना, जो होगा है, होने वाला है वो होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है,
जितना समय मिलता है उसमें काम करो, खुशी से, मस्ती से, आनंद से रहो और चलते रहो। ओके ये बात मैंने कही थी। ओके सर, दिल्ली का एक मशहूर डायलॉग है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। पर उनके बाप भी बेसिकली एट द मोस्ट पॉलिटिशियंस को जानेंगे, तो आप थोड़ा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इतने सारे लोग कॉल करते हैं आपको ऐसे छोटे मोटे काम के लिए? मैं साफ बोलता हूँ, ये नहीं होता। पर लोग पूछते हैं ऐसे। मेरे घर में सब प्रकार के लोग आते हैं, एक को भी रोकता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बताया था, ये नीति याद रखो, कितने भी तुमको महत्वपूर्ण काम होगा, कितने भी तुम जल्दी में हो, घर में आए हुए लोगों से एक आध मिनट तो भी बात कर लो सबसे, फिर निकलो। Okay. मैं कभी कभी लेट जाता हूँ कार्यक्रम में, लेट मास्टर करके मेरा नाम होता है, पर मैं आए हुए लोगों का प्रेम से, सम्मान से उनको डील करता हूँ। संभव हुआ तो चाय के लिए पूछता हूँ, कभी नाश्ते के लिए पूछता हूँ, उनसे अच्छे प्रेम के संबंध रखता हूँ और लोगों को मैं अपने परिवार की ही ऐसा समझ के चलता हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी ताकत है और इसी के कारण लोगों का प्रेम मुझे मिला, यही मेरी पूंजी है और यही मेरी प्रॉपर्टी है। एक आखिरी सवाल है, लोग आपके बारे में क्या नहीं जानते ये बताइए। बहुत सारी चीजें जानते हैं आपके बारे में। अरे जो आदमी लोगों को कंसर्न ही नहीं करता, अब मैं बोलना नहीं चाहिए आपके, मैं बोला तेल लगाने की मेरा वर्ड होता है जेएनयू में गया, तेल लगाने गया, जाओ अपना सोचो। मैंने बताया ना आपको, बहुत सी चीज़ें मेरी लाइक, फुटपाथ पे खाता हूँ, अब Z+ में हूँ, पुलिस वाले मुझे छोड़ते नहीं, बंदूक लेके वहाँ आ जाते हैं, मेरे को बड़ा अस्वस्थ होता है, उनको भगा नहीं सकता। तो मैं फिर भी आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ विथ माई ओन वेज और मुझे अपने जैसा जीवन जीना है, जीता रहूँगा। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने बुरा कहा उसका भी भला, मुझे चलना है, चलते रहूँगा, जब तक जान है तब तक करता रहूँगा। भगवान मेरे हाथ से कर ले, जो अच्छा होगा वो आप सबके शुभकामनाओं के कारण, सहयोग के कारण हुआ, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे कारण हुआ। चलते रहो। ओके, एक आखिरी सवाल पूछ लूँ, मेरा खुद का सवाल है, लास्ट सवाल, ठीक है? मेरे जैसे लोग जो देश के बिजनेसमैन हैं या यंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस है सर? ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को, गुडविल को कमाओ और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस से ज़्यादा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने रेपुटेशन को संभाल के रखो, शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, चलते रहो, एक बार नाम बन जाएगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नितिन गडकरी सर, थैंक यू, बहुत टाइम दिया आपने हमें, बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपके पीछे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और शिवाजी महाराज मेरा दैवत है। जी सर। आपको मराठी में कहता हूँ, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निदारू, श्रीमंत योगी। बचपन से बाबा साहेब पुरंदरे, शिवाजी सुनते सुनते मेरा बचपन चला गया। मेरे जीवन में मेरी माँ और पिता, उनसे भी ज़्यादा मेरे मन में अगर सम्मान किसी के प्रति है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति है। उनका जीवन, उनका आदर्श, उनका शासक, उनका जैसा पिता, उनके जैसा पुत्र, सब बातों में एब्सोल्यूट थे, आदर्श थे। उनकी तुलना में हम बिल्कुल ही कहीं नहीं है। जीवन में उनके तरफ देखकर उनका अनुकरण करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है शिवाजी महाराज को अपना आइकॉन मानकर सब युवा पीढ़ी जाएगी तो निश्चित रूप से देश, समाज, सब कुछ बदल जाएगा। पर सर कुछ कुछ मराठा वॉरियर्स में उनकी एक छोटी सी झलक दिख जाती है, आप में उनकी छोटी सी झलक डेफिनेटली दिख जाती है, एटलीस्ट उनके जो सोच विचार थे, जो भी चीज़ें आपने कही है आज के पॉडकास्ट पर। मैं तो बोल ही रहा हूँ जी कि मैं एक बहुत ही लो कॉस्ट रॉ मटेरियल हूँ। मुझे कुछ बोलना ही नहीं मेरे बारे में, और जो कुछ अच्छा है जी, दैट इज बिकॉज ऑफ RSS, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने हमको सिखाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचार के थे, पर उनके साथ मुझे कुछ गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी सिखा। देखो आपको एक बात बताता हूँ आखिरी में, इसके बाद आप सवाल मत पूछना। नहीं पूछूंगा। मैं मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। Sure.
जिनको मैं अपने दिल में बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद जब मैंने उनका अनुभव लिया, जब उनके साथ रहा, जब मैंने उनका मूल्यांकन किया, तब मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ इतने बड़े नहीं हैं। और जिनको जीवन में मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी, मान सम्मान नहीं था, पर उनके नज़दीक जाने का उनके ऐसे कुछ गुण मुझे देखने के लिए मिले कि मुझे समझ में आया कि ये इनको मैं जितना छोटा समझता था वो छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। गुणवत्ता के ऊपर, अच्छाई के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, और ये बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। समाज में आज भी जो पिछड़े हुए हैं, आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनमें भी अच्छे गुण हैं। जहाँ जहाँ अच्छे गुण दिखेंगे वो आत्मसात करने की कोशिश करो, और जो जो बुरे गुण है ऐसा आपको महसूस होता है उसको छोड़ने की कोशिश करो। इसी से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। महाराष्ट्र की शान नितिन गडकरी साहब, थैंक यू सर। इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी थैंक यू, और जो भी आप देश के लिए कर रहे हो थैंक यू। बहुत सारे लोग आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द नेशंस यूथ आई सल्यूट यू सर। थैंक यू कि आप जो भी देश के लिए कर रहे हो लोग नोटिस कर रहे हैं। इंटरनेट जनरेशन अलग है, हम सब कुछ देखते हैं सर, और हम इन बिटवीन द लाइन्स भी रीड करते हैं। आप एक परफॉर्मर हो, एंड हम बहुत प्राउड है कि आप जैसे लोग हमारे कैबिनेट में बैठे। धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्कार। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। दिल की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मीडिया वर्ल्ड में ओल्ड वर्ल्ड मीडिया और न्यू वर्ल्ड मीडिया, जिसकी बात हुई थी आज के कॉन्वर्सेशन में। ओल्ड वर्ल्ड मीडिया पॉलिटिक्स को आपके सामने ना एक झगड़े की तरह पेश करता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस एएपी, ट्रिपल थ्रेट मैच। न्यू वर्ल्ड मीडिया, जिसका हिस्सा मैं हूं, आई होप कि भविष्य पर ज्यादा फोकस करे, आई होप कि गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा फोकस करे। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। ऑनेस्टली एक बात अगर मैं कहूं तो ओल्ड वर्ल्ड मीडिया में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुरा लगता है कि एक 30 साल के बच्चे को ऐसे पॉलिटिशियन से बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं, मैं बीजेपी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सच बिल्कुल नहीं है। मैं एक सेंट्रिस्ट ओपिनियन पेश करने की कोशिश करता हूं। जो मैं अंदर से हूं वही बाहर पेश करने की कोशिश करता हूं आपके सामने थ्रू माय वर्ड्स। प्लीज टीआरएस को फॉलो करते जाइए। मुझे बताइए कि ऐसे पॉडकास्ट को और ज्यादा इंप्रूव हम कैसे करें। मैं आपका फीडबैक लेते रहूंगा। इस पॉलिटिकल सीरीज की जस्ट शुरुआत हुई है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है। पर इस पॉडकास्ट की ग्रोथ हुई है आपके सपोर्ट की वजह से। आई एम टोटली ओपन टू बीइंग कोच्ड बाय दी ऑडियंसेस। फीडबैक दीजिए। आई एम श्योर कि नितिन सर भी सारे कमेंट्स को पढ़ते होंगे, तो अगर उनसे भी बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। और बस टीआरएस को सपोर्ट करते जाइए, सुनते जाइए पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ बातें होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, साथ में देश को आगे लेके जाता है दोस्तों। इट्स इंडियाज डेकेड टू बी वन। जय हिंद।